वहीं पश्चिम बंगाल की रायगंज और रानाघाट दक्षिण सीट पर वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल की बागदा और मानिकतला सीट पर भी वोटिंग चल रही है। तो सबसे ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल की ही है। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीट है, मानिकतला, रायगंज, इसके अलावा बगदाह सीटों पर चुनाव चल रहा है। इन 4 सीटों में से 3 के बीजेपी विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव वो लड़े थे। हालांकि उन्हें इसमें हार मिली। ये सीटें रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बाघा है। वहीं टीएमसी विधायक के निधन के बाद खाली हुई मानिकतला सीट, जिस पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं, टीएमसी के दिवंगत विधायक और बंगाल के मंत्री साधन पांडे का पारंपरिक रूप से कांग्रेस और तत्कालीन टीएमसी का गढ़ रही। उनकी जो सीट है 20 फरवरी को उनके निधन के बाद ये खाली हो गई थी और अब उस पर वोटिंग हो रही है। और चलिए, हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ, बिहार से जुड़ रहे हैं अस्मित। बिहार, अगर हम बात करें अस्मित बिहार की, तो एक बार फिर से अब चुनावी जंग देखने को मिल रही है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बिहार में है? जो मतदाता हैं वो पहुंचने लगे होंगे, सुबह से जो कतार है वो लगने लगी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल पलक, देखिए यहाँ से एक बार फिर से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है रुपौली उपचुनाव का, क्योंकि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तो पहले इंडिया गठबंधन से राजद उम्मीदवार बीमा भारती चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने जेडीयू के कलाधार मंडल है और एक निर्दलीय शंकर सिंह है। ये तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और वहां क्योंकि पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर रहे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने बीमा भारती को हराया था, कहा था कि कोई रहे लेकिन वो हारने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव ने पूर्णिया के लिए सेवा किया है। लेकिन पप्पू यादव लगातार बीमा भारती का विरोध करते रहे, लेकिन ऐन मौके पर यानी आज से 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीमा भारती का समर्थन करेंगे। और क्योंकि बीमा भारती इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, तो उन्होंने वहां की जनता से अपील किया था कि आप हाथ जोड़कर कहा था कि वो बेटी बहन की तरह है, आप बीमा भारती को जिताएं। हालांकि देखना होगा, क्योंकि कलाधार मंडल अलग दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव चाहे किसका भी समर्थन कर ले, जीत जो है वो कलाधार मंडल यानी जेडीयू की होनी है, एनडीए गठबंधन की होनी है। तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 321 बूथों पर वहां पर चुनाव हो रहा है और लगातार जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है सुबह से, क्योंकि गर्मी आज है बिहार में। तो दोपहर के वक्त थोड़ी संख्या जरूर कम होगी, लेकिन शाम जैसे ही फिर से होगा तो लंबी लंबी कतारें लगेगी वहां पे। इस बार देखना होगा कि या बीमा भारती, कलाधार मंडल या शंकर सिंह, वहां से कौन बाजी मारता है, क्योंकि उपचुनाव वहां पे हो रहे हैं। क्योंकि बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था वहां पर जेडीयू की जेडीयू से विधायक पर ही भरोसा जताया है चुनावी मैदान में वो है। हालांकि पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया सीट जो है वो लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी पप्पू यादव की वजह से। आपके पास मैं लौटूंगी। कुलदीप नेगी देहरादून से जुड़ गए हैं। कुलदीप, अगर हम बात करें देहरादून की, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर भी चुनाव हो रहे हैं और यहां का जो चुनावी समीकरण है वो क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि यहां पर भी 2 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव है। पहली सीट है बद्रीनाथ विधानसभा सीट और दूसरी सीट है मंगलौर सीट। पहले बात बद्रीनाथ विधानसभा सीट की करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 2022 का जो चुनाव रहा उसमें कांग्रेस वहां से जीती और राजेंद्र भंडारी विधायक बने। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र भंडारी ने पाला बदला, वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद वो सीट खाली हुई। बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को ही चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने लखपत बुटोला को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि वहां से एक जनप्रतिनिधि तो रहे हैं, लेकिन साथ ही में लखपत बुटोला का जो पंचायत है उसमें अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। अब इस सीट पर जो चुनाव है वो रोचक इसलिए भी है कि यहां पर बीजेपी ने जो चुनाव मैदान में राजेंद्र भंडारी को उतारा है, एक वक्त था जब राजेंद्र भंडारी खुद चुनाव लड़े थे। महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो वहां पर जो चुनाव है बहुत ज्यादा रोचक है, क्योंकि अब राजेंद्र भंडारी जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से उन्हें आत्मसात करते हैं या फिर खुद में अपने मिलाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती वहां पर जरूर रहेगी। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। तकरीबन 5 उनकी रैलियां हुई थी अलग अलग स्थानों पर। और कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो एक माहौल भी बनता है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कैंप किए हुए हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। तो देखना होगा कि इस बार बद्रीनाथ विधानसभा सीट में जो ये उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी वही कमाल दिखा पाते हैं जो 2022 के चुनाव में वो जीते थे। हालांकि
उस दौरान भी जीत का अंतराल बहुत ज्यादा नहीं था। अब बात करते हैं मंगलौर सीट को लेकर। जो मंगलौर सीट है वो आज तक भाजपा के पास नहीं आई है और इस वक्त बीजेपी ने वहां एक नया समीकरण बिठाने की कोशिश की है। करतार सिंह भडाना को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि जो सीट 2022 का चुनाव हुआ था उस दौरान बसपा के पास में थी और अब वहां से जो चुनाव है वहां एक नया समीकरण बैठा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन चुनाव मैदान में, पूर्व में विधायक भी वहां से रह चुके हैं। तो बीजेपी मंगलौर सीट पर क्या कुछ नए समीकरणों के आधार पर कुछ कमाल कर पाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तो जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही कि मतदान का प्रतिशत बेहतर होगा। हालांकि जो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में मतदान का जो प्रतिशत रहता है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन इस बार देखना होगा कि शाम तक जब तस्वीर साफ होती है तो कितना प्रतिशत मतदान होता है। ये जो दोनों सीटें हैं, 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था, ये बीजेपी के पास नहीं थी। अगर बीजेपी इन दोनों सीटों पर इस बार उपचुनाव में कब्जा जमाती है तो बीजेपी एक तरीके से गेन करेगी, यानी बीजेपी के लिए फायदा का ये सौदा साबित होगा। हालांकि पहले ही बीजेपी के पास ये सीटें नहीं रही हैं। बद्रीनाथ सीट तो बीजेपी के पास पहले रह चुकी है, लेकिन मंगलौर सीट की बात करें तो आज तक भी मंगलौर सीट बीजेपी के पास कभी नहीं आई है। तो अगर इस सीट पर बीजेपी कुछ कमाल कर पाती है तो बीजेपी के लिए एक आजमाइश लगाती हुई फिलहाल बीजेपी नजर आने वाली है। कुलदीप, आने वाले समय में आपके पास में लौटूंगी। अस्मित, आपके पास में आ रही हूं। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो सके, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि आपने देखा था पिछली बार वोटिंग होने के बाद क्या कुछ हालात बन गए थे बिहार में, वो किसी से छिपे हुए नहीं, वहां पर हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई थी। तो इस बार शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो सके उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? नहीं, बिल्कुल व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं पलक, और कल वहां पे फ्लैग मार्च भी किया गया था रुपौली विधानसभा में। जब वहां पे उपचुनाव होंगे उसके पहले वहां के डीएम एसपी ने पूरी कमान संभाली थी कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए वहां पे फ्लैग मार्च किए गए थे। और वहां के लोगों से, वहां की जनता से ये अपील की गई है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से आए, सुबह में मतदान करें और अपने मतों का प्रयोग करें। बड़ी संख्या में निकलने का आग्रह भी, अपील भी किया था वहां के प्रशासन ने। लेकिन बिल्कुल देखिए, उपचुनाव में ये कहा जाता है कि परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और पिछले दफे भी हमने देखा था बिहार में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज अच्छे नहीं आए थे। और इस बार गर्मी भी बहुत है, लोकसभा चुनाव में भी परसेंटेज बिहार के जो रहे वो आपने देखा था कि किस तरह के हालात बने थे। इस बार भी अपील की गई है कि आप बड़ी संख्या में निकले, लेकिन मैंने कहा आपको पलक, देखिए यहाँ गर्मी बहुत है, सुबह में लोग जरूर निकल रहे हैं मतदान के लिए, लेकिन जैसे ही दोपहर का वक्त होगा भीड़ कम जाएगी, लोगों की संख्या जो है वो कमेगी उसमें। लेकिन शाम के वक्त फिर से उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला, इंतजार है परिणाम का, जब तीनों में से कौन रुपौली का जो रुपौली उपचुनाव का चुनाव हो रहा है इसमें कौन बाजी मारता है, इस पे निगाहें सबकी टिकी है। अभी मतों का प्रयोग जारी है। ठीक है, कुलदीप मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से अस्मित ने जिक्र किया कि वहां पर धूप बहुत ज्यादा है और मतदाता उतनी ज्यादा संख्या में घरों से नहीं निकल रहे, वहां के क्या कुछ हालात उत्तराखंड की बात करें? क्योंकि अभी हमने देखा पिछले दिनों बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हो रही थी, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, कहीं ना कहीं मतदाताओं को यह प्रभावित करता है मौसम। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? देखिए, अभी बारिश तो थमी हुई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज बहुत ज्यादा मौसम में कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा, तेज बारिश की बहुत ज्यादा संभावना ऐसी नहीं होगी। खासतौर से जो मंगलौर सीट पड़ती है वो हरिद्वार जिले में पड़ती है और बद्रीनाथ सीट जो पड़ती है वो चमोली में पड़ती है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा मौसम में इस तरह का कोई बदलाव तो नहीं है। ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में बहुत ज्यादा जो मतदाता है वो घरों से बाहर निकल कर आता है या बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जाएगा, इस बात की संभावना तो फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन उम्मीद जरूर की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, चाहे बद्रीनाथ सीट की बात करें या मंगलौर सीट की बात करें, और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोनों ही सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए एक इस वक्त जो समीकरण बन रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए नुकसान की बात तो नहीं उसमें की जा सकती, क्योंकि बीजेपी के पास पहले सीटें नहीं थी। लेकिन बीजेपी ये दावा जरूर कर रही है, बीजेपी का ये कहना है कि दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। दावे बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ और है, ये तो जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने या बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे इन्होंने पूरी जान लगा दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी। और खुद जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जो बद्रीनाथ विधानसभा की सीट है
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिनों तक वहां कैंप किया और तकरीबन 5 जनसभाएं उनकी हुई हैं। तो जब मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं, मुख्यमंत्री जनसभा करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी जगता है और साथ ही में कुछ कार्यकर्ता अगर रूठे भी हैं, उनका मान मनोबल भी होता है, उन्हें मनाया भी जाता है। कुछ समीकरण वहां ऐसे जरूर नजर आ रहे थे, जिसपे कि हालांकि बीजेपी का कहना है कि पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी दोनों ही सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है। दूसरा, वो सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो उस सीट का पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका गृह क्षेत्र भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ढाक का सवाल जरूर बन जाता है बीजेपी के लिए बद्रीनाथ सीट को फिर से जीतना, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थी और राजेंद्र भंडारी को जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई थी। अब रोचक समीकरण जो बन रहे हैं वो मंगलौर सीट पर बन रहे हैं। तो क्या मंगलौर सीट पर बीजेपी कोई कमाल करेगी, ये देखना होगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि अभी तक राज्य बनने के बाद से बीजेपी के पास मंगलौर सीट नहीं आई है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है, पूरी ताकत भी मंगलौर सीट पर बीजेपी ने लगाई हुई है कि काश अगर बीजेपी इस पर कुछ नया बदलाव कर पाती है या उस सीट को जीत पाती है तो ये बहुत बड़ा गेन हरिद्वार क्षेत्र में, खासतौर से मंगलौर सीट पर बीजेपी के लिए होगा। कहीं ना कहीं वजह भी यही है कि बीजेपी अपनी पूरी कोशिश यहां पर कर रही है, कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। आपके पास लौटूंगी, अस्मित लगातार बने हुए हैं। अस्मित, क्योंकि रुपौली सीट को लेकर सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जेडीयू और यहां पर आरजेडी आमने सामने है। क्या कुछ वहां के समीकरण कह रहे हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी वहां पर नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां से क्योंकि बीमा भारती पहले भी विधायक रही हैं और पहली दफे नहीं है उनका ये चुनाव, 5 दफे विधायक रही हैं रुपौली विधानसभा से। तो देखिए, इस बार क्योंकि समीकरण इसलिए भी बदले हैं क्योंकि बीमा भारती इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वो जेडीयू से जो है चुनाव लड़ती थी और जीतते भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वोटर्स होते हैं बिहार में, वो कहा जाता है कि उनके कोर वोटर्स चाहे मुख्यमंत्री किसी भी तरफ चले जाए, या वो एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ रहे, नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर्स उनके साथ खड़े होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटर्स बीमा भारती की तरफ से थोड़े हटेंगे और वो जो है आरजेडी, वो जो है जेडीयू की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये इसमें बीमा भारती को थोड़ी परेशानी होगी वहां पे, वहां पे थोड़ा जो है समस्या हो सकती है वहां पे। कि जो उपचुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रहे हैं अस्मित और कुलदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।